ओके, तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्या कुल एकेडमी 24/7 के एक धमाकेदार वीडियो में। प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अपक्रिया और समीकरण वाला चैप्टर शुरू किया था। जैसा कि आप सब उस चैप्टर को उम्मीद करते हैं कि पढ़ के आए होंगे। उसके बाद उस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा था उसके बारे में हमने बता दिया, परिचय कराया, उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट भी कराया, क्रियाकलाप भी कराया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं। उसमें हम अभिकारक और उत्पाद के बारे में पिछले क्लास में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिए थे। तो इसमें क्या है, ओवरव्यू देने के बाद आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, बाकी अपने टॉपिक को आगे कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम समझे थे रासायनिक अपक्रिया के बारे में। रासायनिक अपक्रिया होता क्या है कि जब दो चीज़ों को आपस में मिलाया जाता है तो तीसरा नया चीज़ बनता है, उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया। और रासायनिक अपक्रिया के बारे में अगर बात करें तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। हमने ये एग्जाम्पल लिया था। एग्जाम्पल हमारा क्या था, एग्जाम्पल हमारा था जब हम जब हम मैग्नीशियम को मैग्नीशियम को किसके साथ जलाया था, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की सहायता से, वायु में ऑक्सीजन है ना 21%। आप सब जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में जो गैस का अमाउंट है सबसे ज़्यादा किसका है, नाइट्रोजन का है 78%, ऑक्सीजन का है 21%, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.003%। तो वायुमंडल में हमारे ऑक्सीजन है, हमने मैग्नीशियम को लिया, ऑक्सीजन वायुमंडल में है, उसकी उपस्थिति में जब जलाया था तो क्या बना था, याद करो, हमारा बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना था, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यही हमारा क्या था, एक रासायनिक अपक्रिया है ना। रासायनिक अपक्रिया मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक तीसरा नया पदार्थ बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए थे। इसके बारे में हमने डिटेल में अगले क्लास में देखा। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है और क्या है, ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ये क्या कर रहे हैं, अगर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है तो ये दोनों के मिलने से बन रहा है। यानी ये दोनों इसको बनाने में ये दोनों हेल्प कर रहे हैं, यानी ये रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। तो जो रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको एक नाम देते हैं, नाम है उसका अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, जो रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं, रासायनिक अपक्रिया करवाते हैं, जो क्रिया करवाने में भाग लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। अच्छा, इन दोनों से कोई नया मटेरियल बना, इन दोनों से जब जो नया मटेरियल बना उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। कि मेरे भाई, अगर हमने अगर हमने दो चीज़ों को आपस में मिलाया दो चीज़ों को आपस में मिलाया तो जिन दो चीज़ों को मिला रहे हैं उसको बोलेंगे अभिकारक। अब इन दोनों चीज़ों से मिल करके ये तीसरा नया चीज़ जो बना, इसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। जिसको मिला रहे हैं, जो रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेता है, जिससे रासायनिक अपक्रिया करवाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। और अपक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, नया प्रोडक्ट निकल के आता है, वो हमारा क्या है, उत्पाद। तो हम यहाँ एक लाइन में लिख सकते हैं अभिकारक किसे कहते हैं। आप लोग लिखिए, जो रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, जो रासायनिक क्रिया में। आप लोग हमारे साथ कॉपी में लिखिए, काहे कि क्या होगा, जब आप साथ साथ लिखेंगे तो एक कनेक्टिविटी फील होगा कि सर लिख रहे हैं, चलो हम भी साथ में लिखते हैं। और साथ साथ लिखने से जब मेरा पेन बंद हो जाए आप लोग भी पेन बंद कर दो, मैं समझाने लगूं, आप लोग उसको ध्यानपूर्वक समझने लगो, तब मजा आएगा पढ़ने में। तो अभी हम क्या है लिख रहे हैं, तो आप लोग भी इसको नोट करो। जो रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं,
तो जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसको हम क्या बताते हैं, वो हमारा क्या होता है, अभिकारक। और उत्पाद क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बनते हैं। लिख लीजिए, जो रासायनिक जो रासायनिक जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बनते हैं। हाँ, तो जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बन जाते हैं, जो नया प्रोडक्ट निकल के आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। उसके बाद हमने बताया था रासायनिक समीकरण के बारे में। जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम पिछली क्लास में बहुत डिटेल में बताए हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है उसको हमने एक ऐसे समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया, तो उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। इसको हम पिछली क्लास में देखें अच्छे से। तो रासायनिक जो समीकरण होता है उसके लिखने के कुछ नियम हैं। आखिर रासायनिक समीकरण अगर हम ऐसे किसी भी एलिमेंट को कहीं भी रख दें तो क्या ऐसा संभव है, नहीं ना। तो उसको हमको क्या करना है, एक नियम से लिखना है, नियम से व्यक्त करना है। तो उसी को हम लोग देखने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या क्या हैं। तो इसमें हम पहला नियम देखते हैं। पहला नियम क्या बोलता है, पहला नियम है अभिकारक जो होते हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभिकारक। मेरे भाई ये बताओ अभिकारक क्या है, अभी हमने बताया, आप लोग कमेंट में लिख करके बताओ अभिकारक किसे कहते हैं, व्हाट इज अभिकारक, व्हाट इज रिएक्टेंट। अंग्रेजी में इसको, इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं और उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। आप लोग लिख लीजिए इसको भी, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो हमने क्या बताया कि अभिकारक जो होते हैं, अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारक बताया अभी हमने, जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, अगर रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं तो उनको किस प्रकार से अरेंज किया जाएगा, तो उनको हम अरेंज कुछ इस प्रकार से करेंगे कि जो हमारा अभिकारक है, जो हमारा अभिकारक है वो तीर के बाईं तरफ रहेगा। ये हमारा बायां हाथ है, ये हमारा दायां हाथ है। हमारा ये क्या है, अभिकारक, ये क्या है, उत्पाद। जो अभिकारक होता है ये तीर के बाईं तरफ होता है, तीर के बाईं तरफ। और जो हमारा उत्पाद होता है ये तीर के दाएं तरफ होता है। हमारे दाहिने हाथ की तरफ उत्पाद रहेगा और बाएं हाथ की तरफ क्या रहेगा, अभिकारक रहेगा। ठीक है, अच्छी बात है। और अगर अभिकारक की संख्या एक से अधिक है, यहाँ देखिए एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये है, दो अभिकारक हैं। तो अगर अभिकारक की संख्या एक से ज़्यादा हो, अगर अभिकारक की संख्या एक से ज़्यादा हो, यानी दो अभिकारक हैं, तो दोनों अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पर एक अभिकारक मैग्नीशियम है, एक अभिकारक ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ पर अभिकारक कितने हैं, दो हैं। तो अगर दो अभिकारक है तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, प्लस का। ठीक इसी प्रकार अगर एक से अधिक उत्पाद हैं, यहाँ उत्पाद कितने हैं, प्रोडक्ट कितने बने, एक ही बने। अगर एक से ज़्यादा बना होता तो यहाँ पर भी एक से अधिक अगर उत्पाद होते तो दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। तीसरी बात क्या है, ये सब बातें अभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, पहले समझ लीजिए। तो तीसरी बात क्या है कि दोनों अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर को इस प्रकार लगाया जाता है, तीर को इस प्रकार दिखाते हैं कि वह अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। मतलब यहाँ पर देखिए, ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा उत्पाद है, यानी कि तीर का निशान इधर से इधर है, इधर से इधर है। ये तीर क्या बता रहा है कि हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है वो इस दिशा से लेकर के इधर हुआ है, यानी इस चीज़ों से मिल करके ये चीज़ बना। जैसे मान लीजिए ये क्या है, तीर का निशान इधर ही है ना, तीर का निशान इधर है, तो मतलब क्या बताना चाह रहा है कि ये दोनों चीज़ें मिल करके ये चीज़ बनाए, यानी अभिक्रिया इधर से इधर हुई। यही तीनों बातें हैं जो हमारा रासायनिक समीकरण लिखने का नियम है।
तो आइए फटाफट इसको हम देख लेते हैं। आप लोग भी कॉपी में नोट करिए, हम भी नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने अभिकारक के बारे में क्या बताया? अभिकारक कहाँ होते हैं? अभिकारक सदैव कहाँ होते हैं? सदैव तीर के बाईं तरफ। कहाँ होते हैं? तीर के बाईं तरफ। ठीक है। एक से अधिक होने पर अभिकारक एक से अधिक होने पर एक से अधिक होने पर एक से अधिक होने पर बीच में प्लस यानी योग का चिन्ह, योग का ओके मेरे भाई, समझ गए ना अभिकारक के बारे में कि अभिकारक क्या होता है? सदैव तीर के बाईं तरफ यानी कि उल्टे हाथ की तरफ अभिकारक होंगे, और एक से अधिक होने पर अगर एक से अधिक अभिकारक है तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। सेम टू सेम यही बात हम लोग उत्पाद के लिए कर लेते हैं, प्रोडक्ट के लिए। उत्पाद क्या बोल रहा है? लिख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझसे पहले लिख लिए होंगे। क्यों भाई, लिख लिया कि ना? लिखा भैया, इसे काम ना चली, हमसे पहले लिख के रखो। तो उत्पाद क्या है? उत्पाद भी क्या होता है? ये सदैव, ये तीर के बाईं तरफ था, वो तीर के दाएं तरफ, राइट हैंड की तरफ, ये हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ, और हमारा उत्पाद जो है राइट हैंड। तो सदैव जो हमारा एरो है, तीर, वो तीर के किधर रहेगा? तीर के दाईं तरफ। सेम वही चीजें हैं, एक से अधिक होने पर बीच में प्लस का चिन्ह, एक से अधिक होने पर, एक से अधिक होने पर बीच में, उम्मीद करते हैं आप लोग देख पा रहे होंगे क्लियर तरीके से, एक से अधिक होने पर बीच में योग का चिन्ह। बहुत ही आसान भाषा में सब समझाया जा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा किताबी भाषा नहीं है, अपनी भाषा में पढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमको सीखना है, यहाँ पर रटना नहीं है। हम यहाँ पर एक एक पॉइंट सीखने आए हैं, ना कि रटने आए हैं। ठीक है। तो हमने क्या बताया कि अगर अभिकारक जो है, जो अभिकारक है उसके बीच में अगर एक से अधिक प्लस का चिन्ह और तीर के बाईं तरफ, और ये क्या उत्पाद? तीर के दाईं तरफ एक से अधिक है तो बीच में प्लस का चिन्ह। तीसरी बात, अगर हम तीर के रिस्पेक्ट में लिखें, जो हमारा तीर होता है, तीर, तीर क्या करता है? तीर तीर मारता है, ऐसा कुछ भी नहीं। तीर क्या करता है? अभिक्रिया की, नहीं ऐसा लिखिए कि तीर जो है ना, अभिकारक व उत्पाद के बीच होता है। कहाँ होता है? अभिकारक व उत्पाद के, अभिकारक व उत्पाद के बीच इस प्रकार व्यवस्थित, इस प्रकार व्यवस्थित कि अभिक्रिया की दिशा को इस प्रकार व्यवस्थित कि अभिक्रिया की दिशा को अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करे। कि हम तीर को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि तीर हमारा क्या करेगा? अभिक्रिया की दिशा को बताएगा कि हमारा जो रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है। तो ये दो तीन पॉइंट थे हमारे रासायनिक समीकरण को लिखने के हिसाब से। इसको आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं अपने एग्जाम्पल के द्वारा। अगला टॉपिक है हमारा
रासायनिक समीकरण संतुलित करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम में, तो इसको हम लोग बहुत आराम से देखेंगे कि रासायनिक समीकरण के जो संतुलित होता है उसका क्या रोल वगैरह है। अच्छा एक बात बताइए मेरे भाई, रासायनिक समीकरण समझ गए, ठीक है, अब उसको हमें संतुलित करना है। ये संतुलित होता क्या है, क्यों करने की जरूरी है? तो एक यहाँ पर नियम है, रासायनिक संयोग के नियम में हमारा एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आखिर अगर हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने जा रहे हैं, क्या हो सकता है, कोई तो रीजन होगा, कोई तो इसका आवश्यकता होगा, तभी तो इसको संतुलित करने जा रहे हैं। तो हमारा आवश्यकता है, अभी आपको पता चल जाएगा आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पढ़ने से पहले हम लोग कुछ 2-3 बातें जानते हैं कि क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ हो रहा है, कोई रासायनिक क्रिया हो रहा है, तो उसमें जो भी एलिमेंट रहेंगे रासायनिक क्रिया के बाद उसका ही एलिमेंट रहेगा। तो क्या उन दोनों का जो भार होगा, उन दोनों का भार होगा जो अपक्रिया के पहले थे और जो अपक्रिया के बाद बने, क्या उसका इक्वल नहीं होना चाहिए? आप करके बताओ। जैसे यहाँ पर अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का वजन कलेक्ट करें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का वजन कलेक्ट करें और इन दोनों से जो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड उसका वजन टोटल कलेक्ट करें, क्या इक्वल होना चाहिए ना? यही हमारा क्या बोलता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि, लिखिए आप लोग मेरे साथ परिभाषा इसका लिखिए कि किसी भी रासायनिक क्रिया में, लिखिए किसी भी रासायनिक क्रिया में किसी भी रासायनिक क्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। मतलब कि अगर हम रासायनिक क्रिया कर रहे हैं, मान लीजिए दो चीज़ों को आपस में मिला करके तीसरा चीज़ बना रहे, दो चीज़ों को मिला करके तीसरा चीज़ बना रहे, तो इसमें ना तो द्रव्यमान उत्पन्न होगा और ना तो द्रव्यमान नष्ट होगा। जितना द्रव्यमान पहले था उतना द्रव्यमान बाद में रहेगा, यही है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो अर्थात क्या होता है, लिख लीजिए, लिखो भाई लिखो, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जो द्रव्यमान होगा वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। यही ना हो सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जो द्रव्यमान होगा और उत्पाद का जो द्रव्यमान होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है उत्पादों के कुल द्रव्यमान के। है ना? तो अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो बराबर होता है उत्पाद के कुल द्रव्यमान के, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि क्या होगा
कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो जो भी अभिकारकों का अपना कुल द्रव्यमान होगा और जो उत्पादों का कुल द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अब चलिए करके देखते हैं। मतलब क्या है कि अगर दो रासायनिक अभिक्रिया करें, मान लीजिए यहाँ पर दो चीज़ों को मिला रहे हैं, एक हमारा ए है और प्लस बी है। ए और बी को आपस में रासायनिक क्रिया करवा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सी और डी। ए और बी को हम लोग रासायनिक क्रिया करवा रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है सी और डी। अगर हम ध्यान से देखें तो इनका जो क्या होगा, इनका जो द्रव्यमान होगा, मान लीजिए इसको हम करेक्ट करें तो यहाँ पर मान लीजिए आया 18 ग्राम। इनका अभिक्रिया के पहले जो द्रव्यमान है कितना है, 18 ग्राम। और बाद में अगर इसको हम मेजर करें, बाद में अभिक्रिया के बाद अगर मेजर करें फिर भी इसका वजन कितना आ रहा है, 18 ग्राम। मतलब हो क्या रहा है, अभिक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान था अभिक्रिया के बाद भी उतना द्रव्यमान है। मतलब द्रव्यमान ना तो उत्पन्न हो रहा है, ना तो बढ़ रहा है, ना तो कम हो रहा है। जितना पहले था उतना बाद में भी है। यही हमारा क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अब यहाँ पर मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए, ऐसे नहीं मजा आएगा, जब तक मजा ना आए तब तक क्या मजा है पढ़ने में, है कि नहीं मेरे भाई। क्लास में एकदम मजा आ जाना चाहिए, ऐसा पढ़ो। तो मान लीजिए इसके अंदर पहले से हमारा प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट क्या है, ए। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें हमने एक धागे से एक टेस्ट ट्यूब को लटका दिया। इसके अंदर प्रोडक्ट हमारा क्या है, बी। अब इसको जब इसके अंदर गिराएंगे, इसको हम लटकाएंगे तो इसका शेप कुछ इस तरीके से होगा। इसका जो इमेज है कुछ इस तरीके का होगा कि ये इसके अंदर अच्छे से क्या होगा, तो ये क्या होगा इसके अंदर, ये इसके अंदर अच्छे से घुल मिल जाएगा। तो अगर इसके अंदर अच्छे से घुल मिल गया तो ये हमारा क्या बना, ए बी। यानी ए और बी को आपस में मिला है तो हमारा ए बी घुल मिल गया अच्छे से दोनों। अब बाद में इसको अगर हम मेजर करें तो इसका जो वजन आ रहा है, इसका जो मास आ रहा है कितना आ रहा है, 18 ग्राम। और इसका भी मास अगर हम कलेक्ट करें तो इसका भी कितना आ रहा है, मान लीजिए 18 ग्राम। मतलब क्या है कि अभिक्रिया के पहले ए और बी का जो हमारा वजन था, दोनों को मिला करके दोनों को अगर हम ऐड कर दिए तब कितना है, 18 ग्राम। बाद में ए और बी अच्छे से घुल गए, रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ए और बी अच्छे से घुल मिल गए। उसके बाद हमने इसका वजन कलेक्ट किया और वो वजन निकल के कितना आया हमारा, 18 ग्राम। यानी कि अभिक्रिया के पहले दोनों को हम जोड़ करके उनका वजन कलेक्ट कर रहे थे, 18 ग्राम आ रहा था। बाद में वो जो आपस में मिल घुल गए तो उसका भी वजन कितना आ रहा है, 18 ग्राम। तो ये हमारा क्या है, रासायनिक संयोग के नियम में हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि अभिक्रिया के पहले जो द्रव्यमान था, अभिक्रिया के बाद जो द्रव्यमान है, वही दोनों क्या है, इक्वल, आपस में हमेशा बराबर रहेंगे। ये हमारा क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर हम बढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल उठाएं, अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल कौन सा देखें, एग्जाम्पल लेते हैं हम अपना, वही घिसा पेटा अपना एग्जाम्पल लेंगे, कोई नया नहीं लेंगे। नया लेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। तो अपना वही पुराना एग्जाम्पल है, बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया वाला कौन है यार। तो हमारा क्या है एग्जाम्पल, मैग्नीशियम है और क्या है, ऑक्सीजन है। हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया, क्या बना भैया, क्या बना बाबू, क्या बना मेरे सोना, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया, ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर हमने शब्द समीकरण रखा था, याद है कि नहीं, याद है ना। यहाँ पर हमने शब्द समीकरण रखा था, यहाँ हमने सूत्र समीकरण रखा, भूलना नहीं है।
अगर भूल गए तो फिर मारे जाओगे। तो ये हमारा क्या है, अगर इस समीकरण में हम देखें तो ये दोनों क्या है, प्यार से बताओ। ये अकेला क्या है, प्यार से बताओ। अरे बताओ तुरंत कमेंट करके। तो ये हमारा जो है, ये क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। पहले ही बता दिए हैं, लेकिन दिमाग नहीं लगा रहे हो ना, मारे जाओगे, चिंता मत करो। ये क्या है हमारा, उत्पाद। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड, ये हमारा राइट हैंड, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, LHS। ये हमारा क्या है, RHS। लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। अगर हम यहाँ पर देखें भैया, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारे कितने एलिमेंट हैं, हमारे इस रासायनिक क्रिया में कितने एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट हमारा मैग्नीशियम है, एक हमारा तत्व क्या है, मैग्नीशियम। ठीक है, कितना है मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना, एक ही है। ऑक्सीजन भी है इधर, ऑक्सीजन कितना है भैया, ये तो दो है। वाह वाह, अच्छी बात है, दो है। यहाँ मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, एक। ऑक्सीजन कितना है, एक ही है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, एक है। यहाँ मैग्नीशियम कितना है, एक है। ठीक है, चलेगा, दोनों बराबर है, दोनों बाई इक्वल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, दो। ऑक्सीजन कितना है, एक। लो भैया, यही तो गड़बड़ हो गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, दो है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, एक है। अब हमारा नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है, नियम यही कहता है कि रासायनिक क्रिया में जो भी हमारा अभिकारकों का द्रव्यमान रहेगा, उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। एक बात बताओ, तत्व तो ससुरा बराबर है नहीं, यहाँ तत्व तो बराबर है नहीं, उसका द्रव्यमान का खाक बराबर होगा, होगा क्या, नहीं होगा ना। अरे जब तत्व बराबर नहीं है, हमारा एलिमेंट बराबर नहीं है, द्रव्यमान कहाँ से बराबर होगा। यही रीजन है, यही रीजन है कि हमको समीकरण को क्या करना पड़ेगा, संतुलित। और अगर हम संतुलित कर दिए, दोनों तरफ के एलिमेंट को बराबर कर दिए, तो अगर एलिमेंट बराबर तो दोनों तरफ का द्रव्यमान बराबर, और जब द्रव्यमान बराबर तो हमारा काम निकल जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कर पालन करने लगेगा, तब जाके बात बन पाएगी। तो अभी तक आप लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन था, मुझे पता है था, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे का जरूरत है। कहो भैया, का जरूरत बा दैनिक जीवन में रासायनिक समीकरण संतुलित करे के। यह जरूरत है कि अगर हम संतुलित ना करबे, अगर हम संतुलित ना करबे तो हो ही काओ कि दोनों तरफ के एलिमेंट तो बराबर रहे नहीं, दोनों तरफ का एलिमेंट बराबर रहेगा ही नहीं। और जब एलिमेंट बराबर नहीं रहेगा, तुम्हें क्या लगता है उसका द्रव्यमान बराबर होगा, नहीं होगा। और जब द्रव्यमान बराबर ना रही, द्रव्यमान बराबर ना रही तो का हुई भैया, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन ना हुई, और जब पालन ना हुई तो केमिस्ट्री में अपनाया जाएगा नहीं, चले जाओ यहाँ से, ऐसे कुत्ते की तरह भगा दिया जाएगा। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको संतुलित। और जब एलिमेंट को संतुलित कर देंगे, दोनों तरफ का सब कुछ मैटर बराबर, और जब मैटर बराबर तो फिर, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, कैसे क्या लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा हो गया तो आप लोग लिखो यहाँ पे, लिखिए यहाँ पे, इस उदाहरण में लिखो, आप लोग लिखो इसमें, इस उदाहरण में, इस उदाहरण में अभिकारक, इस उदाहरण में अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, अरे इसमें इसके परमाणुओं की संख्या एक है, इसमें इसके परमाणु की संख्या दो है, इसमें क्या है एक, इसमें क्या है एक ही है, दोनों तरफ सेम नहीं है। तो ये अभिकारक के जो परमाणुओं की संख्या है वो उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं है, तो यही लिख रहे हैं। इस उदाहरण में अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक व उत्पाद के
परमाणुओं की संख्या, अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे अभिकारक है या उत्पाद है, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या आपस में क्या है, बराबर नहीं है। और अगर बराबर नहीं है तो ये कैसा समीकरण है, अर्थात यह है, अर्थात यह है असंतुलित, यह है असंतुलित समीकरण है, असंतुलित समीकरण है। और अगर असंतुलित समीकरण है, असंतुलित समीकरण है तो क्या बताओ, आप ही लोग बताओ, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा, नहीं। और जब द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगा तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा, है कि नहीं। अरे भैया, बार बार बताया कि इधर जब एलिमेंट का, एलिमेंट ही बराबर नहीं है, एलिमेंट का जो परमाणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या है वो बराबर नहीं है, परमाणुओं की संख्या नहीं बराबर है, तो इनका द्रव्यमान क्या खाक बराबर होगा, नहीं बराबर होगा। अगर ऐसा हो रहा है, बराबर नहीं है, तो क्या करेगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगा। तो एक लाइन में ये भी लिख लीजिए, एक लाइन ये भी लिख लीजिए, अतः, अतः यहाँ पर, अतः यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होगा। इस कारण, इस कारण लिख लीजिए, इस कारण हमें रासायनिक समीकरण को, हमें रासायनिक ये सब एक एक पॉइंट कॉपी में नोट होना चाहिए, इतना डिटेल में कोई नोट नहीं बनवाएगा, लेकिन हम बनवा रहे हैं, करो। तो इस कारण हमें रासायनिक समीकरण क्या करना पड़ता है, को संतुलित करना, इस कारण हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। इस कारण हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। हमने पूरा जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो भी पूरा इसके अंदर क्या खजाना था उसको हमने खोल के रख दिया। आप लोग नोट करो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, नोट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं इसको रफ करता हूँ ऊपर का। पूरा मैं रफ कर देता मेरे भाई, इसके बाद आगे देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ये सब नोट कर लियो आप लोग, एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, पीछे पॉज करके पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए। अब हम क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, असली गेम यहां से शुरू होता है। हेडिंग लगा लीजिए,
रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। क्यों करेंगे ये तो हमने बता दिया आपको ना। अभी हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम देकर के बताया आपको कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना है। तो फटाफट आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। तो इसका सबसे जो हमारा बेस्ट मेथड है वो क्या है? हमारा बेस्ट मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड है? हिट एंड ट्रायल। इसका जो विधि है ना, विधि जो इसका है, कौन सा विधि है? हिट एंड ट्रायल। इसको बोलते हैं हिंदी में अनुमानित विधि, अनुमान लगा करके। कौन सा विधि है? अनुमानित विधि। तो अनुमानित विधि में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। इसी मेथड से सबसे बेस्ट मेथड है हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों के लिए एक वार्निंग है, एक चेतावनी है। और चेतावनी क्या है? चेतावनी क्या है? चेतावनी यहाँ पर साइड में लिखी है, यहाँ पे। वार्निंग क्या है? कोई नियम वगैरह हम लिखवाने वाले नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अपना नियम नहीं पूछता है। एग्जाम में केवल एग्जाम्पल दे देगा और उसको बोलेगा संतुलित करो। तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल करना है, ना कि बहुत ज़्यादा नियम लिखना है। नियम लिखने के लिए अपने पास टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है इसको सीख लो, उसके बाद आप लोग करना सीख जाओगे। तो वार्निंग क्या है? वार्निंग क्या है? वार्निंग ये है, वार्निंग ये है, अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ। वार्निंग, वार्निंग जिसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा H2O। क्या है? H2O। H2O को हमने क्या बोला? ये क्या होता है? जल होता है, सबको पता है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने कहा आप एक काम करो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है इस केस में? हाइड्रोजन कितना है? बोलोगे सर 2। ऑक्सीजन कितना है? बोलोगे सर 1। हमने कहा ऑक्सीजन को 2 बनाओ। क्या करो? ऑक्सीजन को 2 बनाओ। तो आपने कहा सर क्या बात कर रहे हो, टेंशन लेने की बात नहीं है, ये हमारा H2 था, यहाँ पर O को हम कर देते 2। ठीक है, आपने कर दिया। हमने कहा बहुत अच्छे, वाह बेटे वाह, मौज कर दिया तूने। तो हमने क्या किया? हमने बोला आपसे कि आप ऑक्सीजन को 2 बनाओ। आपने कहा सर ये लो। हमने कहा अच्छा, ये जो हमारा H2O था ये हमारा क्या था? जल था। इसका ये फार्मूला है जल का। अब आपने क्या किया? H2 यहाँ था, यहाँ O के आगे 2 लगा दिया, O के नीचे यहाँ 2 लगा दिया। हमने यहाँ पर लगाने का मतलब है, अगर हम इसके नीचे लगाते हैं तो इसका मतलब है हम फार्मूले में छेड़छाड़ कर रहे हैं, फार्मूले में हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। कल का H2O जो हमारा जल बनता था, आपने क्या किया? दिमाग लगाया और यहाँ पर क्या कर दिया? 2। कल का जो ये जल था, ये जल अब किस में बदल गया? ये बन गया हाइड्रोजन पराक्साइड। क्या बन गया? हाइड्रोजन पराक्साइड। लेकिन हमको बनाना क्या था? जल ही रहना था, जल ही रहने देते। काहे हाइड्रोजन पराक्साइड बनाए? काहे सूत्र में छेड़छाड़ किए? यही हमने बताया कि वार्निंग यही है कि किसी भी एलिमेंट में, किसी भी फार्मूले के अंदर, फार्मूले के ये जो हमारा फार्मूला है, ये जो हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आप खटाक से जो 2 लगा दिए हो, ये नहीं करना है। आपको जो भी कुछ करना है इस फार्मूले के
बाहर ही करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल अपने पास अमोनिया का है। अमोनिया का है जैसे यहाँ पे, पहले इसको हम बता देते हैं। आप वार्निंग में लिख लो कि रासायनिक सूत्र में, आप लोग लिखिए, रासायनिक सूत्र में, रासायनिक सूत्र में छेड़छाड़ नहीं करना है। ये सबसे बड़ा वार्निंग है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर H2O है, H2O छोड़ो, मान लीजिए कोई सा भी एग्जांपल ले लो आप, NH3 का, NH3 है। इसमें N कितना है, नाइट्रोजन कितना है, आप लोग बोले सर 1 है। H कितना है, आप लोग बोले सर 3 है। हमने कहा आपसे कि आप एक काम करो, N को कितना बनाओ, N का मान कितना रखो, N को 3 बनाओ, 3N बनाओ। तो अगर अगर आपसे कहा कि नाइट्रोजन 3 बनाओ तो आप क्या करोगे, ऐसे N3H3 ऐसे कर दोगे। कल का ये जो अमोनिया था, ये अमोनिया ना बन के कुछ और बन गया। हमने क्या किया, इसके फार्मूले में छेड़छाड़ कर दिया। हमारा फार्मूला जो कुछ भी है NH3, इस फार्मूले को ऐसे बंद ही रहने देना है, फार्मूले के अंदर छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करना है। अगर हम चाहें तो इसको बाहर से जितना हमें ज़रूरत पड़े, जितने गुणांक की ज़रूरत पड़े, जितना अंक की ज़रूरत पड़े, उतना हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, बाहर लगा सकते हैं, अंदर फार्मूले में छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए H2O ही अपना था। H2O को अगर हम कहें कि आप एक काम करो, हाइड्रोजन को 4 बनाओ, हाइड्रोजन को क्या बनाओ, 4। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे 2 हटा करके 4 लिख दोगे? नहीं भैया, फार्मूले के अंदर हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको तो हमें बंदी रखना है। इसके बाहर जो हमें करना होगा वो करेंगे। 2 रखना होगा 2 रखेंगे, 3 रखना होगा 3 रखेंगे, और इस प्रकार रखेंगे कि यहाँ पे जो भी डिजिट हम लोग रख रहे हैं उसका मल्टीप्लाई इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा। मानो आप यहाँ पर अभी हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। अब दूसरी बात क्या है, ये 3 का जो मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में हो रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में ना होकर के पूरे फार्मूले के अंदर होगा। यानी इस 3 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी होगा और 3 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी होगा। कहने का मतलब, जो कल का ऑक्सीजन 1 हुआ करता था, आज 3 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऑक्सीजन कितना बन गया, 3। सेम इसी प्रकार यहाँ पर मान लीजिए NH3 है। अगर हमने कहा कि आप नाइट्रोजन को 3 बनाओ, तो आप नाइट्रोजन को 3 बनाओगे, नाइट्रोजन को 3 बनाओगे, तो 3 बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसके बाहर 3 से मल्टीप्लाई। अब मेरे भाई, इस 3 का जो मल्टीप्लाई है नाइट्रोजन में भी होगा और इस 3 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी होगा। तो हमने नाइट्रोजन को कितना बनाया, नाइट्रोजन कितना हो गया यहाँ पे, 3, यहाँ एक ही था, 3 एकम 3, नाइट्रोजन कितना हो गया, 3। हमने नाइट्रोजन 3 बनाने के चक्कर में हाइड्रोजन को कितना बनाया, हाइड्रोजन को कितना बनाया, 9 बनाया। क्या मेरे भाई, अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 यहाँ पर रखे हैं, 3 से मल्टीप्लाई नाइट्रोजन में कर रहे हैं, क्या इस 3 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन 3 में नहीं होगा, होगा ना। हमने क्या बताया, जो भी यहाँ पर डिजिट लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे, वो उस यौगिक के प्रत्येक एलिमेंट में, उसका प्रत्येक तत्व में उसका गुणा होगा। ये हमारा क्या है, इसको हमने ध्यान रखना है कि यौगिक के सूत्र में छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाहर, एलिमेंट के बाहर हम कोई भी डिजिट लगा करके उसके परमाणुओं में गुणा कर सकते हैं, लेकिन यौगिक के फार्मूले में चेंजिंग नहीं करना है। तो हम एक एक हिट एंड ट्रायल मेथड से एक एक एग्जाम्पल कराते हैं। तो इसको हम पहले रफ करें, उसके बाद तो इसके पहले हम अमोनिया का निर्माण पढ़ लेते हैं। अमोनिया ही है, एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल है। चलिए, अमोनिया है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, दोनों को देख लेते हैं।
अमोनिया है NH3 और सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। अरे बहुत खतरनाक चीज है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको अम्लों का राजा बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड, एंड रसायनों का भी राजा। तो ये 2-3 फैक्ट है, आप लोग जानते रहो। सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर हम अमोनिया में देखें तो क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले ये हैं कि अमोनिया के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 2। कौन कौन? एक है नाइट्रोजन, कितना है भैया? 1 है। दूसरा क्या है? हाइड्रोजन, कितना है भैया? 3 है। अगर हमसे कोई कहे बाबू ना भैया ऐसा करो, आप नाइट्रोजन को बनाओ 5, फिर से वही बात है, वही कहानी है। नाइट्रोजन को कितना बनाना है? 5। नाइट्रोजन को कितना बनाना है? 5। तो क्या हम ऐसे लिख देना फटाक से N5H3, है ना? ऐसे लिख देते हैं। N कितना हो गया? 5 हो गया। H कितना हो गया? 3। और ऐसे जब लेकर जाओगे टीचर के पास तो लगेगा एक चमाटा। ये क्या है? गलत है। हम यहाँ प्यार से इज्जत के साथ क्या लिखेंगे? NH3। अगर हमको N को कितना बनाना है? N को कितना बनाना है? 5। 5 नाइट्रोजन हमें बनाना है। तो 5 यहाँ पर कितना? 1 ही है। 1 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 1 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 5 है? 5 से ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे? फार्मूले के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हमारा सूत्र है फार्मूला, इसके बाहर, इसके द्वार पे, इसके खिड़की के सामने हम 5 को ला करके रख देंगे। अब ये 5 क्या करेगा? 5 जब मल्टीप्लाई करेगा तो 5 मल्टीप्लाई नाइट्रोजन में भी करेगा और 5 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी करेगा। यानी कि इस केस में क्या होगा? नाइट्रोजन कितना हो गया? 5। और हाइड्रोजन यहाँ 3 है। 3 का 5 में मल्टीप्लाई कितना होगा? 15। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? कितना हो गया मेरे भाई? 15। तो हमने नाइट्रोजन को 5 करने के चक्कर में, नाइट्रोजन को 5 बनाने के चक्कर में हाइड्रोजन को कितना बना दिए? हाइड्रोजन को कितना बना दिए? 15। भैया बुलाएंगे एक ही के लिए, फायदा दोनों को होगा। बुलाएंगे एक ही के लिए, फायदा दोनों का होगा। हमने नाइट्रोजन को 5 बनाने के चक्कर में 5 को लेकर आया, हाइड्रोजन उसका फायदा उठा लिया, और जब फायदा उठा लिया तो उसके साथ भी उसकी संख्या भी बढ़ गई। तो हमने अगर किसी एक के चक्कर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को देखते हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 4। कोई हमसे कहा कि भैया एक काम करो, आप ऑक्सीजन को बनाओ 8। कितना बनाओ? 8। अब अगर दिमाग लगाओ, ऑक्सीजन को कितना बनाना है? 8। तो क्या लिखते हैं? ऐसे फटाफट लिख देते। क्या बोलते हैं सर? ऐसे हो गया। सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया? H2SO8। उसके बाद टीचर के सामने ले गए, टीचर लगाया एक रेप्टा, तो और पता भी नहीं चला गलती क्या है। गलती हमने क्या बताया? अगर ये पढ़ के गए होते आप लोग, ये वार्निंग पढ़ के गए होते, तो उस समय आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने क्या बताया? रासायनिक सूत्र में छेड़छाड़ नहीं करना है। आपने फार्मूले में ही तो छेड़छाड़ कर दिया है। अगर कल का आप यही करते, ठीक है भैया, H2SO4 ही रहने देते हैं, SO4 ही रहने देते हैं। द्वार पे हम किसी मेहमान को लेकर आते हैं, उस मेहमान से अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। मेहमान कौन सा लाएंगे? अरे कौन सा मेहमान लाएंगे? कौन सा ऐसा मेहमान लगाएं कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाए? 8। यानी कि ऑक्सीजन कितना है? 4। 4 का कितने में मल्टीप्लाई कर दें? 4 का कितने में मल्टीप्लाई कर दें कि 8 आ जाए? 2 में करेंगे। तो कौन सा मेहमान लेकर आएंगे? 2 नंबरी। 2 नंबरी मेहमान आजकल ज़्यादा चलते हैं, इसलिए 2 नंबरी को ही लेकर आएंगे। अब इस 2 का मल्टीप्लाई तुम्हें क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, दुनिया को क्या लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप लोग ये समझो कि यहाँ पे जो 2 आया है, ये मेहमान इसके घर भी खाना खाएगा, इसके घर भी खाना खाएगा, इसके घर भी खाना खाएगा। आया है किसी एक के लिए लेकिन लूटेगा सबको। आया है किसी एक के लिए, लूटेगा सबको। ये आया था हाइड्रोजन के लिए, लेकिन S को भी यहाँ पर गुणा करेगा और H को भी गुणा करेगा। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में H कितना हो गया? 2 दूना 4। S कितना हो गया? S यहाँ पर एक ही था, 2 का मल्टीप्लाई S कितना हो गया? 2। 2 का 4। यहाँ ऑक्सीजन कितना था? 4। 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, ऑक्सीजन कितना हो गया?
8। हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद एक ही चीज़ था मेरे भाई, मकसद एक ही था कि ऑक्सीजन को 8 बनाना। बट हमने क्या किया? ऑक्सीजन को तो 8 बनाया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन को 8 बनाने के चक्कर में सल्फर को 2 बना दिया और हाइड्रोजन को 4 बना दिया। और क्या से क्या हो गया आप लोग देख सकते हैं। तो यही हमारा क्या है? यही हमारा है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। ये चीज़ हमने आपको इसलिए सिखाया है क्योंकि अगर कोई एलिमेंट, अगर आप बाहर से कोई भी डिजिट ले रहे हैं तो उसका मल्टीप्लाई उसके अंदर जितने भी परमाणु हैं सब में मल्टीप्लाई होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, उसके सूत्र में परिवर्तन नहीं करना है, बाहर से कोई डिजिट रख करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहले मैं इसको रफ कर देता। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग। ये सब हमने रफ के लिए बताया, आप लोग अगर चाहें तो वीडियो को पीछे कर करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम अपने कॉपी में आप लोग नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला एग्जाम्पल है वही अपना घिसा पिटा एग्जाम्पल। घिसा पिटा एग्जाम्पल से ही शुरुआत करेंगे, चिंता मत करो। तो घिसा पिटा एग्जाम्पल क्या है? अपना Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 बराबर क्या बना था? MgO। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे से देखेंगे। अब यहाँ पर अगर आप लोग दिमाग लगाओ, लगाना तो पड़ेगा। ये हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा क्या है? राइट हैंड साइड। इधर अगर ध्यान दे, ये हमारा क्या है? अभिकारक, ये क्या है? उत्पाद। तो अभिकारक में कौन कौन सा एलिमेंट है मेरे भाई? यहाँ क्या है? मैग्नीशियम। कितना भैया? 1 है। यहाँ क्या है? ऑक्सीजन। कितना भैया? 2 है। यहाँ क्या है? मैग्नीशियम। कितना है? 1 है। यहाँ क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी कितना है? 1 है। अब एक बात बताओ, क्या ये समीकरण संतुलित है या भी असंतुलित है? संतुलित है या असंतुलित है? आप लोग साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अभिकारक का एलिमेंट है और जो उत्पाद का एलिमेंट है, अभिकारक को जो भी तत्व हैं, जितने भी परमाणु हैं, वो उत्पाद के तत्व या परमाणु के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम तो आपस में बराबर है लाला, मैग्नीशियम तो आपस में बराबर है लाला, लेकिन ऑक्सीजन आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो जहाँ 1 है, जहाँ 1 है उसको हमें कितना बनाना पड़ेगा? 2। कितना बनाना पड़ेगा? 2। अब मान लीजिए इधर 2 है, इधर ही बनाना है, तो इधर ही बनाना है, तो ये हमारा क्या है? MgO। क्या है? MgO। तो इसमें ऑक्सीजन को कितना बनाना है? 2। तो आप लोग करोगे, आप लोग तो ऐसे करोगे, Mg, लो सर बन गया। Mg कितना है इसमें? 1 है, और O कितना है? 2। और आपको ये चाहिए था, बन गया। खींच के मैं लगाऊंगा एक रपटा, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा कैसे चलेगा? हमने क्या बताया? फार्मूले के अंदर छेड़छाड़ नहीं करना है, फार्मूले के बाहर कोई आप लोग कोई भी अपना प्यारा दोस्त ला करके रख सकते हो जिसकी ज़रूरत हो। तो हमने क्या किया? ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया? ऐसा नहीं किया। इसके बाहर एक मेहमान लाएंगे। मेहमान हम किसके हिसाब से देखेंगे? हम ये देखेंगे इधर मेहमान कितने हैं? 2 हैं। तो इधर कितना है? 1 है। अच्छा एक बात बताओ, 1 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 हो जाएगा? सबको पता है 2 से। अगर मैं यहाँ पे 2 डिजिट रखता, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता, तो आपको नहीं लगता, मुझको नहीं लगता, उसको नहीं लगता, किसको नहीं, उसको नहीं लगता कि इस 2 का मल्टीप्लाई Mg में भी होगा और इस 2 का मल्टीप्लाई O में भी होगा? लगता है ना? हमने पहले ही बताया कि अगर कोई मेहमान यहाँ पर आया, मान लो यही बुलाया, इसी के लिए ये आया, तो ये जब आया ना, ये इसके अंदर घर भी खाना खाएगा और इसके अंदर तो खाएगा ही। तो 2 का मल्टीप्लाई Mg में भी हुआ, तो Mg कितना हुआ? 2। मान रहे हो इस बात को? और 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में हुआ, तो ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 2। तो हमने क्या किया? यहाँ पे एक नंबर रखा, कितना? 2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई
Mg में भी होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई O में भी होगा। O के अंदर हुआ 2 का मल्टीप्लाई O कितना हो गया 2। Mg के अंदर 2 का मल्टीप्लाई हुआ Mg कितना हो गया 2। यहाँ तक समझ में आई बात? ठीक है। अब एक बार हम अपना समीकरण देखते हैं। ऑक्सीजन कितना है 2, अब कितना है 2 बराबर है, यहाँ मैग्नीशियम कितना 1, यहाँ मैग्नीशियम कितना 2। हमने ऑक्सीजन 2 बनाने के चक्कर में, हमने ऑक्सीजन को 2 बनाने के चक्कर में लाला हमने यहाँ पर क्या किया, मैग्नीशियम को 2 कर दिया। ऑक्सीजन 2 बनाने के चक्कर में मैग्नीशियम भी कितना हो गया 2। अब तो समस्या बढ़ गई। पहले क्या था, पहले ऑक्सीजन 2 था, एक ही समस्या थी, इसको बना दिए। अब इसको सही चेक करने के चक्कर में ये गलत हो गया। तो क्या क्या यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 2 है, यहाँ कितना है 1 है। यहाँ का मैग्नीशियम अगर हम 2 कर दें, यहाँ का मैग्नीशियम अगर हम 2 कर दें तो क्या बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो अगर हम बड़े प्यार से, बड़े इज्जत के साथ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी कर दें, 2 से मल्टीप्लाई Mg में भी कर दें, Mg पहले 1 था, अब बाद में Mg कितना हो गया, Mg कितना हो गया 2। तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 2, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, यानी कि ये समीकरण क्या है, संतुलित हो गया। अब कैसे हुआ है ये आप लोग वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज कर करके, पीछे कर करके देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा जल का निर्माण। अगला एग्जाम्पल क्या है, जल का निर्माण। तो अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं H2 प्लस O2, और H2 और O2 मिलकर के क्या बनाएंगे, H2O। ठीक है मेरे भाई, अच्छी बात है। ये हमारा क्या है, फिर से वही कहानी है। इधर हमारा क्या है LHS, इधर H कितना है, H कितना है 2, O कितना है, O कितना है 2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे H कितना है, H अपान हमारा कितना है 2 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बराबर है। ऑक्सीजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यानी यहाँ ऑक्सीजन को हमें करना पड़ेगा डबल। और ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ पर है। अगर ऑक्सीजन को हम डबल करेंगे तो कहने का मतलब ऐसे तो लिख नहीं देंगे, इसके सामने 2 लिख दिए। फार्मूले में चेंजिंग नहीं करना है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, फार्मूले में चेंजिंग नहीं करना है। अगर हम चाहें तो H2O को ऐसे लिखें और इनके सामने एक कौन सा मेहमान लाएं जो ऑक्सीजन को 2 बना दे। ऑक्सीजन अभी यहाँ पर कितना है 1 है, ऑक्सीजन के सामने कितना है 1, 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके पास मान लीजिए लिखा हो H2O, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो ये 1 होता है। और जो भी एलिमेंट यहाँ आता है इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर भी होगा। तो अगर हम यहाँ पर 2 बुलाए, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो O कितना हो जाएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो H कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमने एक एलिमेंट रखा, एलिमेंट का सॉरी एलिमेंट नहीं, हमने एक ऐसा डिजिट लिया यहाँ पे, कितना लिया 2, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई H में भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई O में भी होगा। तो O में हुआ तो कितना हुआ, O कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 2। इसी 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में हुआ, हाइड्रोजन पहले से कितना था 2, मल्टीप्लाई हुआ कितने से 2 से, कितना हो गया 4। तो हमने यहाँ ऑक्सीजन को 2 बनाने के चक्कर में, ऑक्सीजन को 2 बनाने के चक्कर में हमने हाइड्रोजन को कितना बना दिया 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितना था 2। तो यानी कि अगर यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें तो 2 दूना कितना हो गया 4, 2 दूना कितना हो गया 4। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना हो गया 4, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा ये जो रासायनिक समीकरण है वो क्या है, संतुलित है। तो अभी हमने आज केवल 2 ही एग्जाम्पल करवाए, बाकी इसका नेक्स्ट क्लास में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सेट करके रखा है, उसको एक एक नोट डाउन करके रखा है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उसको एक एक क्वेश्चन इसके नेक्स्ट क्लास में करवाने वाले हैं। तब तक के लिए क्या करना है, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से नोट डाउन करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, अच्छे से एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है, पढ़ना है, और
अगर हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें। और बाकी अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर दीजिए, उसका पूरा हम लोग अपडेट करेंगे। बाकी पूरे चैप्टर में अगर कहीं भी कोई भी एरर लगा हो, कोई गड़बड़ी लगी हो, कोई गलती लगी हो तो आप लोग सुझाव दीजिए। आपके सुझाव को माना जाएगा, उसके बाद सुधार किया जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क करिए। बाकी आज के लिए इतना ही है, तब तक लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, लेक्चर नंबर 3 में, जो कि हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल रहेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, जय हिंद।